हे एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, विच इज़ द फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स। देखो, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर फिफ्थ होगा, बट कैलकुलस का ये फर्स्ट चैप्टर है। टोटल कैलकुलस में हमारे कितने चैप्टर्स आते हैं? 5 चैप्टर्स आते हैं हमारे कैलकुलस में। कौन कौन से 5 चैप्टर्स आते हैं हमारे? पहला तो आ गया हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हमने देखना है। इसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डेरिवेटिव्स को देखेंगे। फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 में हम लोग एओडी देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि इसके बिना होने नहीं वाला, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग इंटीग्रल्स, जिसमें थोड़ा सा यूज़ आपका इसका भी होगा और इसका भी होगा। फिर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो इसके बिना होने नहीं वाला। फिर देखेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि इन सब का निचोड़ होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो यानी कि हमारे 5 चैप्टर्स आते हैं हमारे किसमें? कैलकुलस में। और टोटल आती है कितने मार्क्स की? हमारी 35 मार्क्स की, ठीक है। पहले ये 44 मार्क्स की थी, बट इस बार आपके सीबीएसई बोर्ड ने इनको 35 मार्क्स का कर दिया, क्योंकि आपके टर्म 1 और टर्म 2 अलग अलग आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, इस बार। अब देखो, इन 35 मार्क्स की गारंटी मैं उठाता हूँ, इन 35 मार्क्स की गारंटी मैं उठाता हूँ। तुम्हारा पेपर में एक सवाल नहीं छूटेगा इन 35 मार्क्स से। खैर बाकी भी नहीं छूटने देंगे हम, लेकिन अभी कैलकुलस की बात हो रही तो मैं इन 35 की बात करता हूँ। अगर तुमने शिद्दत से मेरी सारी वीडियोस फॉलो कर ली, मेरे सारे कंसेप्ट देख लिए, जितना मैं करवाता हूँ, मेरे साथ जुड़ गए, तो इन 35 मार्क्स की गारंटी मैं उठाता हूँ। बाकी तुम टेंशन छोड़ दो, बट तुम्हारी साइड से मैं तुम्हारी शिद्दत चाहता हूँ, तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे, तुम ये प्रॉमिस करो, ठीक है। तो करें स्टार्ट इसको, चलो। सो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी का कंसेप्ट ले लेते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं क्या, ठीक है। क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 है, वो सारी की सारी कंटिन्यूटी पर ही बेस्ड है हमारी, ठीक है। तो उसका हम लोग कॉन्सेप्ट ले लेते हैं पहले, ठीक है। लेकिन यार कंटिन्यूटी करने से पहले ना आपको लिमिट्स का थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ज़्यादा नहीं बोलता मैं, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी में उसका एक अच्छा खासा मतलब कि यूजेज है, ठीक। सो अगर आपको अभी तक लिमिट्स नहीं ना आता, तो एक काम करो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है लिमिट्स की, ठीक है। चैनल विजिट करो, लिमिट्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 2 वीडियोज़ होंगी मेरी, क्या 2 वीडियोज़ होंगी। तो उन दोनों वीडियोज़ को एक बार देख लो, ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तब आकर इस वीडियो को देख रहा हूँ, ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बाकी समझा तो दूंगा मैं, पर अच्छा होगा कि अगर आप लोग लिमिट्स की वीडियो भी देख लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियोज़ के लिंक दे दिए, वहाँ से भी जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब देखो होता क्या, ठीक है, कंटिन्यूटी। सबसे पहले मैं एक फंक्शन लेता हूँ एनसीईआरटी से ही। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1 कब? व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और एफ ऑफ एक्स बराबर 2 कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, और 0 से बड़े पर कितनी है? 2 है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से होगा ये। देखो 0 पर और 0 से छोटे पर कितनी है? y की वैल्यू 1। देखो फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, x 0 से छोटे के लिए y की वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 है, 0 पर भी और 0 से छोटे के लिए भी। तो 0 कहीं यहाँ पर होता है ना, x और y दोनों 0 होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। कितनी वैल्यू है इसकी? 1 वैल्यू है। और 0 से बड़े पर कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है। 0 के बड़े जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके लिए वैल्यू कितनी है इसकी? 2 वैल्यूज। लेकिन 0 पर तो 2 नहीं है ना, तो 0 पर यहाँ पे एक होल है, ठीक है। 0 पर यहाँ पे एक होल है, क्योंकि 0 पर तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, अदरवाइज 2 है, ठीक है, 0 से ग्रेटर में। अब देखो क्या आप इसको देखकर बता सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है? देखो कंटिन्यूस फंक्शंस की मैं एक डेफिनेशन दे सकता हूँ, हालांकि वो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं कहलाएगी, पर तब भी हम कह सकते हैं कि दोज फंक्शंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शंस, द कर्व ऑफ दोज फंक्शंस इफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ठीक है। मतलब ऐसे फंक्शंस को हम लोग कंटिन्यूस फंक्शंस कह सकते हैं जिनका कर्व हम लोग पेन को बिना लिफ्ट किए बना दें। तो क्या यहाँ पर जब हमने इसको कर्व को बनाया, जैसा भी इसका ग्राफ था, तो क्या मैं बिना पेन को लिफ्ट किए बना सकता हूँ? देखो एक तो होता है ना फ्लो में बना देना किस चीज़ को, ये होता है हमारे कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूस था, ये कब कंटिन्यूस था, पर ये कंटिन्यूस नहीं है। देख लो पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया, फिर पेन को उठाया, फिर यहाँ से यहाँ बनाया। तो आप बना सकते हो कैसे? ऐसे करने में कुछ कर सकते हो? नहीं ना कर सकते, इसको आपको उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है, और पता भी चल रहा है कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है? 0 पर, ठीक है, 0 पर। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं कि कब डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। इससे कुछ सीखते हैं कुछ इस चीज़ से, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन ब्रेक कहाँ पे करती है? डेफिनेशन ब्रेक कर रही है हमारे 0 पर। 0 से पीछे कुछ हो रहा है और 0 से आगे कुछ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर डिसकंटिन्यूटी आई वो 0 पर ही आएगी, क्योंकि पीछे कुछ हो रहा है आगे कुछ हो रहा है, तो 0 पर ही मामला थोड़ा सा बिगड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि 0 पर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखते हैं कि कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, वो थोड़ी सी समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाता हूँ, x इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगाता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि अगर मैं x इक्वल्स टू 0 को लेफ्ट से अप्रोच करता हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी?
अगर मैं x इक्वल टू 0 को लेफ्ट से टेंड करता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू किसको टेंड कर रही है? फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 को टेंड कर रही है ना? यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आने वाली है? लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरी यहाँ पर 1 आने वाली है। और अगर मैं x इक्वल टू 0 को राइट से टेंड कर दूँ, देखो टेंड वहीं पे करेंगे, यहाँ पे फंक्शन हमारा ब्रेक कर रहा है, क्योंकि वहीं पर मुझे डाउट है कि डिसकंटिन्यूटी आने वाली है। यहाँ पर ग्राफ में दिख भी रहा है, कई बार नहीं दिखेगा आपको, कब दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट लगाता हूँ, यानी कि x इक्वल टू 0 को मैं राइट से टेंड करता हूँ, तो फंक्शन मेरा कहाँ को टेंड करेगा? देख लो, फंक्शन मेरा, देखो राइट से टेंड करना मतलब x के जस्ट बगल में, राइट वाली साइड, x के जस्ट बगल में देखो तो कितना आने वाला, ध्यान देख लो आप लोग, ये तो 2 ही आने वाला है। देखो 0 से बड़े पर तो 2 है ना, 0 पर नहीं बोल रहा मैं, 0 के जस्ट बगल में बोल रहा हूँ, पर राइट वाली साइड में, तो वो तो 2 आने वाला आपका। देख लो यहाँ पे 0 से बड़े पर 2 है, थोड़ा सा बड़ा बोल दो, 0.1 बोल दो, तब भी तो 2 है, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरी राइट हैंड लिमिट आ रही है वो मेरी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो यहाँ से हमारी एक चीज़ निकल कर आई, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एक चीज़ ये निकल कर आई, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, लिख सकते हो आप लोग, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, फॉर द कंटिन्यूटी, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है किसी भी पॉइंट x इक्वल्स टू ए पर, जैसे यहाँ पर a क्या था हमारा 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, डेट पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर हमें किसी पॉइंट पर चेक करना है कि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, जैसे यहाँ पर a क्या था हमारा 0, 0 पर चेक करना था, तो पहली कंडीशन हमारी यही आती है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी होनी चाहिए? हमारी इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर ब्रेक करेगा। देख लो यहाँ पर इक्वल नहीं आ रही थी, यहाँ पर 0 पर कंटिन्यूस भी तो नहीं था, 0 पर तो टूटा, अदरवाइज तो बनाता जाता मैं। 0 पर जैसे मुझे डेफिनेशन ब्रेक कर गई तो कुछ और आ गया, ठीक है, तो मुझे उठाना पड़ा पेन। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ले रखा है, जिसमें क्या फंक्शन है हमारा? फंक्शन है हमारा कि एफ ऑफ एक्स हमारा 1 होगा कब? जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब 0 नहीं होगी तो मतलब 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी, है ना, 0 से जहाँ तो बड़ी होगी या तो 0 से छोटी होगी। तब फंक्शन की वैल्यू या वाई की वैल्यू कितनी आएगी? हमारी 1। और जब 0 होगी तो तब कितनी आएगी? तब हमारी 2 आएगी। देख लो ज़रा, जब हमारा एक्स 0 है, 0 है तो उसकी वैल्यू कितने देख लो, यहाँ पर 2 डॉट है यहाँ पर। लेकिन जब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है यानी कि यहाँ 0 से छोटा, तब इसकी वैल्यू कितने, वाई हमारा कितना है? 1 है। 0 से बड़े पर भी 1 है, 0 से बड़े पर, तो छोटे बड़े पे 1 आएगी, और 0 पर कितनी आएगी? 2, क्योंकि यहाँ पर सर्कल है ना, सर्कल मतलब 0 पर इसकी वैल्यू 1 नहीं है, 2 है, ठीक है। समझ रहे बात को? तो हाँ, देख कर पता लग रहा है कि फंक्शन हमारा कैसा कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ तक बनाएंगे, फिर 2 पर यहाँ डॉट लगाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे तो कंटिन्यूस तो नहीं हुआ ना, सीधा एक फ्लो में होता तब कंटिन्यूस होना था। अब देखो पीछे वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। देखो डेफिनेशन ब्रेक हो रही है 0 पर, 0 के पीछे कुछ और, आगे कुछ और, 0 पर कुछ और, तो यहीं पे चेक करूंगा मैं, है ना। चलो मैं 0 को लेफ्ट से टेंड करता हूँ सबसे पहले। जब मैं 0 को लेफ्ट से टेंड कर रहा हूँ, देखो टेंड करना और 0 पर पहुंचना दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 और लिमिटिंग वैल्यू दो अलग अलग बातें हैं, मैंने लिमिट्स में सिखाई थी, ठीक है। मैं 0 पर नहीं आ रहा, मैं 0 को जस्ट टेंड करूँगा, 0 को थोड़ा सा पीछे हूँ, 0 के बस थोड़ा सा पीछे हूँ, ये थोड़ा सा नंबर है कोई, सपोज 0.001 है, ठीक है, छोटा सा नंबर है कोई, 0 से थोड़ा सा पीछे हूँ। तो अगर मैं 0 से थोड़ा सा पीछे आता हूँ, यानी कि 0 को टेंड करता हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू किसको टेंड कर रही है? 1 को। देखो 0 से पीछे तो वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यानी कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो मेरी आ रही है 1। तो अगर मैं 0 को राइट से टेंड करता हूँ, यानी कि 0 के जस्ट थोड़ा सा आगे रहता हूँ, तो उसकी वैल्यू कितनी है? तब भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। यानी कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 पर, वो क्या है? इक्वल है किसके? राइट हैंड लिमिट के। कब? एट x इक्वल्स टू 0। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारी कैसी आ रही? इक्वल आ रही। पर यार फंक्शन हमारा कंटिन्यूस तो नहीं है, तो फंक्शन पहले ऐसे बना रहे हैं, फिर उठा के यहाँ डॉट लगा रहे हैं 0 के लिए, फिर यहाँ आ रहे हैं, फिर बाकी का यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस तो नहीं है। तो पीछे वाली डेफिनेशन हमारी गलत होगी, फिर ये हमारा लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए उस पॉइंट पर, तब कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आ रही है कि सिर्फ इतना सफिशियंट नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इक्वल होना सफिशिएंट नहीं है, फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर इक्वल होनी चाहिए। देख लो, अगर मैं देखो 0 पर, अगर सपोज 0 पर अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 होती, 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती, देखो यहाँ पर वैल्यू कोई है ही नहीं, 0 पर वैल्यू 2 है, अगर 1 होती तो क्या मुझे ये उठाना पड़ता? मैं ऐसे चल जाता ना, अभी तो उठाना पड़ रहा है, पर अगर यहाँ पे वैल्यू होती तो मैं सीधा डायरेक्ट चल जाता, तब तो कंटिन्यूस होता मेरा। तो यानी कि मेरा कंटिन्यूस होने के लिए, फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट सम पॉइंट ए, क्या होना चाहिए? हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और हमारी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल आने चाहिए। तो अगर मैं इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन दूं तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू, सपोज मैं किसी पॉइंट ए के लेता हूँ, x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, किसके इक्वल होना चाहिए वो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम इससे लेते हैं ना, राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव से और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा नेगेटिव से। जैसे यहाँ पे a हमारा 0 था, तो मैं एक जनरल डेफिनेशन बना रहा हूँ, ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारा f ऑफ x, किसके इक्वल होना चाहिए हमारा f ऑफ a की, यानी कि a पर भी 0 पर भी उसकी वैल्यू 1 नहीं होती तब बात बनती है, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ से कहता जब, अच्छा जब भी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल होती है तो क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इन दोनों बातों को समेट के हम सिंपल ऐसा लिखते हैं ना कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये नेगेटिव पॉजिटिव हटा के सीधा बोल देते हैं कि हम a पर वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू जितनी भी आती है, और ये हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए, इसको समेट कर ये चीज़ लिखा मैंने इन दोनों को, और किसके इक्वल होना चाहिए हमारे फंक्शन की वैल्यू a पर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो उसकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होकर किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल उस पॉइंट पर। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हम और भी इस चीज़ को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखी है कि एफ ऑफ एक्स मेरा बराबर एक्स प्लस टू के, कब, जब एक्स मेरा 0 के इक्वल है, देख लो लेस देन इक्वल टू, 0 के इक्वल में और 0 से लेस देन पे, ठीक है। वैल्यू कितनी है हमारी एक्स प्लस टू, और 0 के ग्रेटर में कितनी वैल्यू है एक्स माइनस टू। अब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि हर बच्चा ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाता, ठीक है। हालांकि अगर आपने मेरे स्ट्रेट लाइन्स के वन शॉट की वीडियो देखी है तो आपके लिए बनाना कोई इतना टफ नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। पर खैर अभी हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। देखो सॉल्व करने में बात करता हूँ मैं, मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो आपके दिमाग में पहले यही चीज़ आनी चाहिए कि फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो कहाँ सकती है। देखो लेस देन 0 पे, अगर मैं बात करूँ लेस देन 0 तो 0 पे पीछे पर, देखो अगर यहाँ पे कहीं 0 आ रहा है तो 0 के पीछे पर हमेशा ही डेफिनेशन नहीं है, तो यहाँ पर कभी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है क्या, नहीं हो रही ना। 0 के पीछे में तो कभी ब्रेक होगी, यहाँ के टूटेगा क्या फंक्शन, नहीं टूटेगा, क्यों, बाहर डेफिनेशन नहीं है 0 के पीछे 0 के नहीं 1 के पीछे, यहाँ पे 1, ठीक है। तो अगर मैं 1 के आगे की बात करूँ, 1 से ग्रेटर की बात करूँ, तो 1 के ग्रेटर भी हमेशा डेफिनेशन क्या है, x माइनस टू है, तो वहाँ भी कोई ब्रेक नहीं करेगा। तो ब्रेकेज जो आ रही है ना, ब्रेकेज आ रही है 1 पर। देखो 1 के आगे कुछ हो रहा है, 1 के पीछे कुछ हो रहा है, 1 के आगे कुछ हो रहा है, 1 के पीछे कुछ हो रहा है, तो मुझे डाउट हो रहा है 1 पर कि अगर 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस आ गया ना तो फंक्शन की कंटिन्यूसी कोई तोड़ ही नहीं सकता। अगर 1 पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, समझे बात को। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा एट एक्स इक्वल्स टू 0, मैं एक्स इक्वल्स टू 1 पे, सॉरी 1 पे बार बार 0 बोल रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू 1 पे मुझे चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो मुझे करना क्या, 1 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है और उसको इक्वल करना है किसके, फंक्शन की वैल्यू का। भाई यही तो होता है ना कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल आती है तभी तो हम बोलते हैं कि कंटिन्यूस है। तो हम यही चीज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिट निकालना आपको आना चाहिए, लिखते कैसे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 1, 1 पे देखनी है ना तो 1 को लेफ्ट से अप्रोच करना है हमें, और यहाँ पर आ जाएगी फंक्शन। अब मैंने लिमिट निकालने के आपको 2 मेथड सिखाए थे, जिसमें मैंने ये भी सिखाया था कि कब कौन सा कब एप्लीकेबल है। हालांकि यहाँ पर दोनों एप्लीकेबल है आपकी, करना कुछ नहीं, देखो वीडियो देख लो तभी एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि वो इतना है नहीं मेरे लिए कि मैं दोनों मेथड यहाँ पे बता पाऊँ इस वीडियो में। देखो अब यहाँ पर है 1 माइनस, प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को माइनस वाला साइन, प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को माइनस वाला साइन, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से माइनस वाला साइन हटा दूंगा, माइनस वाला साइन हटा दूंगा और फंक्शन यानी कि 1 के माइनस वाला फंक्शन लिख दूंगा। 1 के माइनस वाला फंक्शन कौन सा, 1 के पीछे वाला फंक्शन कौन सा था मेरा, एक्स प्लस टू वाला, 1 के पीछे वाला फंक्शन था मेरा एक्स प्लस टू वाला, तो रख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपली एक्स की वैल्यू 1 रख दो, कितना आ जाएगा 1 प्लस टू मेरा 3 आ जाएगा, आगे कि नहीं आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आ गई कितनी 3। अब निकालते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालूंगा मैं x, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 1, 1 को अप्रोच करना है पर कहाँ से, राइट साइड से। तब देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो प्लस को हटाना है, हट प्रॉब्लम क्या कर रहा है प्लस, है ना, तो प्लस को हटाना, तो एक काम करो प्लस को हटा दो और 1 के प्लस वाला यानी कि 1 के आगे वाला फंक्शन, 1 के आगे वाला फंक्शन यहाँ पे रख दो, रख दिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे x माइनस टू। अब x की जगह 1 की वैल्यू डाल दो, तो क्या करोगे 1 डाला यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस टू तो है ही है, तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 1। तो क्या आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल आई। यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है इज नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही हमारी इक्वल नहीं है, तो बाकी तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। समझ रहे बात को, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं ना की, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही नहीं। देखो फंक्शन की कंटिन्यूस होने के लिए तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, एक तो लिमिट बराबर हो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, और फिर किसके बराबर हो, फंक्शन की वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पर लिमिट ही बराबर नहीं है तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल कर क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि देयरफॉर
एट एक्स इक्वल्स टू कितने पर, एट एक्स इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन मेरा कंटिन्यूस नहीं है, तो इसलिए मैं अब कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन f ऑफ x है इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। फंक्शन मेरा कैसा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। एक पॉइंट मिल जाए ना डिसकंटिन्यूटी का, तो आप बोल सकते हो कि वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, फंक्शन ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो 1 पे कंटिन्यूस नहीं है तो फिर वो डिसकंटिन्यूस है। बात समझ आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसमें? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, अलजेब्रा में आते हैं। अब देखो थ्योरम क्या कहती है हमसे, थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस है एफ और जी, एफ और जी हमारे पास दो फंक्शंस है जो कि कंटिन्यूस है किसी पॉइंट सी पर, यानी कि एक्स इक्वल्स टू सी पर क्या है, दोनों के दोनों कंटिन्यूस हैं। एफ और जी दो फंक्शंस है, दोनों के दोनों किसी पॉइंट सी पर कंटिन्यूस है। तब क्या होगा, तब जो एफ प्लस सी होगा ना वो भी आपका कंटिन्यूस होगा सी पर, एफ माइनस जी होगा वो भी आपका कंटिन्यूस होगा सी पर, और एफ इंटू जी होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, और एफ बाई जी होगा वो भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा सी पर। बकायदा कि यहाँ पर जो जी है वो आपका जीरो ना हो, ठीक है, सी जीरो ना हो, क्योंकि जीरो होने से ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो नॉट जो तो डिफाइन है उसको कंटिन्यूस कैसे बताओगे भाई, जो है ही नहीं उसको बोल सकते हो तुम कुछ है वो। जब भी नीचे जीरो आता है तो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाती है वो चीज़, ठीक है। समझ गए? एफ और जी दो फंक्शन है, अगर वो किसी पॉइंट सी पर कंटिन्यूस है तो उनका समीशन भी कंटिन्यूस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा, एंड देयर डिवीजन विल आल्सो भी कंटिन्यूस। बकायदा ये चीज़ ना होनी चाहिए, ठीक है। समझे बात को? इसको ना एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, देखते हैं, ठीक है। देखो सपोज मेरे पास में दो फंक्शन है, एक है मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो कि मेरा साइन एक्स है, और एक है मेरे पास जी ऑफ एक्स जो कि मेरा कॉस एक्स है, ठीक है। और मेरा एक अनदर फंक्शन आ रहा है जो है मेरा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मतलब मुझे बोला गया एक फंक्शन साइन एक्स है और एक फंक्शन कॉस एक्स है, डिफाइंड कहाँ पर, एक्स पर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और बोला कि एच एफ एक्स जो है वो मेरा क्या है, एच एफ एक्स मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। मुझे चेक करना है कि जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है क्या ये मेरा कंटिन्यूस है। तो आपको पता है कि ये दो फंक्शन का समीशन है, और ये दोनों फंक्शन अब अगर हमारे कंटिन्यूस होते हैं तो ये पूरा भी कंटिन्यूस होगा, है ना। और आपको एक चीज़ पता ना, साइन एक्स का हमारा ग्राफ किस तरह से होता है, हमारा साइन एक्स का ग्राफ हमारा इस तरह से होता है, कंटिन्यूस होता है ना, ये चलता जाता है। देखो थोड़ी सी नॉलेज रखा करो, ठीक है, इस चीज़ की। साइन एक्स का हमारा इस तरह से होता है, ये हमारा होता है साइन एक्स का ग्राफ, और हमारा कॉस एक्स का किस तरह से होता है, कॉस एक्स का हमारा कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, जीरो पर वैल्यू वन होती है ना कॉस की, कुछ इस तरह से हमारा फंक्शन उसका चलता है, ठीक है। यानी कि हमारे साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस। तो आप कह सकते हो कि साइन एक्स और कॉस एक्स क्योंकि दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जो हमारा एच एक्स होगा जो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। समझ गए बात को? अब देखो सपोज मैं फंक्शन ले लेता हूँ एच ऑफ एक्स इस बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसमें भी तो वही लॉजिक लगेगा हमारा थ्योरम के मुताबिक कि अगर साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूस है तो ये भी आपका कंटिन्यूस होगा, जो कि हमें पता है कि दोनों दोनों कंटिन्यूस है हमारे, हो गया ये भी, ठीक है। और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में क्या होगा, मल्टीप्लाई वाले में ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, तो ये सारा का सारा कंटिन्यूस, बात खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स की, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स की, जो आपको पता है किसके इक्वल होता है हमारा, ये हमारा tan x के इक्वल होता है। यानी कि हमें अल्टीमेटली बात करनी है कि जो हमारा tan x है क्या वो हमारा कंटिन्यूस है। देखो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स tan x होता है, तो हमें बात करनी है कि क्या हमारा tan x कंटिन्यूस है, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो साइन एक्स भी हमारा कंटिन्यूस है, कॉस एक्स भी हमारा कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब हमारा tan x भी कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन बात आती है कि कंटिन्यूटी हमेशा हम लोग वहाँ चेक करते हैं, यहाँ चीज़ डिफाइंड होती है, जो चीज़ है ही नहीं वहाँ क्यों चेक करें हम लोग वो चीज़, ठीक है। तो आपको पता है कि नीचे कभी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो हमारा कॉस एक्स है, जो हमारा कॉस एक्स है वो हमारा जीरो ना हो, है ना। अगर कॉस एक्स हमारा जीरो नहीं होता तो हमारा tan x क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा, समझ रहे हो बात को। अब बात आती है कि cos x जीरो कब नहीं होगा, तो आपको पता है cos x जीरो कहाँ कहाँ जीरो होता है आपका, cos x आपका कहाँ कहाँ जीरो होता है, cos x आपका ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पर क्या होता है, आपका जीरो होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो आपका x है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, टू एन प्लस वन, ऑड होगा ना, टू एन प्लस वन, देखो टू एन मतलब इवन प्लस वन ऑड, है ना। तो टू एन प्लस वन आप क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, यानी कि x अगर आपका ये नहीं है तो आपका जो tan x है वो आपका कंटिन्यूस होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एच एफ एक्स बराबर tan x इज कंटिन्यूस एट ऑल
रियल पॉइंट्स, सारे के सारे रियल पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा, एक्सेप्ट 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 जो आपका x है वो आपका 2n+1 π/2 ना हो। समझ गए बात को? बाकी हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कॉट x, अगर मैं आपको बोल दूँ कॉट x, तो कॉट x क्या होता है हमारा? कॉट x हमारा होता है cos x/sin x। कॉट x हमारा होता है cos x/sin x। कॉट x हमारा होता है cos x/sin x। तो क्या कॉट x हमारा कंटिन्यूस होगा? फिर वही बात, नीचे वाला क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर। तो sin x हमारा क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। sin x जीरो ना हो, बाकी ये हमेशा कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि sin x अगर जीरो हो जाएगा तो ये सारा का सारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि sin x जीरो कब होता है। तो sin x हमारा जीरो होता है, देखो आपको पता है ना sin x जीरो कहाँ होता है। sin x अगर तो जीरो पर जीरो होता है, फिर पाई पर जीरो होता है, फिर 2π पे ऐसे, यानी कि आपके जितने भी आपके मल्टीपल्स हैं, किसके? पाई के जितने भी आपके मल्टीपल्स आते हैं उनमें क्या होता है आपका साइन क्या होता है आपका? जीरो होता है। तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपका जो x है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए? x आपका पाई का मल्टीपल ना हो। समझ गए बात को? और यहाँ पे जो n है, n आपका इंटीजर ले सकते हो। ठीक है, n आपका इंटीजर है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए बात को? तो यहाँ पर ये कंडीशन ना हो, बाकी आपको cot x क्या होगा? हमेशा कंटिन्यूस होगा। बस आपका x n पाई ना हो, मतलब जीरो ना हो। जीरो पर भी साइन जीरो हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पर पाई ना हो, पाई पर भी हो जाएगा, 2π ना हो। इस तरह से आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं थ्योरम 2। देखो थ्योरम 2 हमारी कंपोजिट फंक्शंस की बात करती है। किसकी बात करती है? कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी के बारे में बात करती है। कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी के बारे में ये बात करती है। ठीक है, ये कौन सी? थ्योरम 2। एक्चुअल में थ्योरम 2 हमसे कहती है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस है f और g, दोनों को दोनों रियल वैल्यूड है, लेकिन इनकी रेंज क्या आ रही है आपके? रियल आ रही है। तो अगर g, देखो दो फंक्शन है, बाकी बोल दो दो फंक्शन है f और g। अगर जो g है, ये वाला फंक्शन है, ये किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूस आता है, अगर g किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूस आता है, और फिर जो f है वो g की उस वैल्यू पर कंटिन्यूस आता है। देखो अगर हमारा g, दो फंक्शन है f और g, अगर g हमारा किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूस आता है और f हमारा g पर कंटिन्यूस आ जाता है, फिर क्योंकि g फिर हमारा g ऑफ c बन जाएगा अगर ये उसमें कंटिन्यूस होगा तो, है ना, g ऑफ c। तो f हमारा उस पर कंटिन्यूस आता है, तब हम कहेंगे जो हमारा फॉग होगा वो हमारा किस पर कंटिन्यूस आ जाएगा? आपका c पर। फॉग मतलब कंपोजिशन। ठीक है, फॉग मतलब कंपोजिशन, ये मतलब होता है ना फॉग का, f ऑफ g ऑफ x, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग फॉग बोलते हैं, फॉग ऑफ x। यानी कि अगर हमारा gx, यानी कि जो हमारा g है ये हमारा c पर कंटिन्यूस आ जाता है, g हमारा c पर कंटिन्यूस आता है किसी पॉइंट पर, और अगर f हमारा g पर कंटिन्यूस आ जाता है, तब जो हमारा फॉग होगा वो हमारा कंटिन्यूस आ जाता है। सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर हमारा g किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूस आ गया और f हमारा उस g की वैल्यू के लिए कंटिन्यूस आ गया, तब जो हमारा f और g ऑफ c होगा वो क्या होगा? हमारा कंटिन्यूस होगा। बात समझे? देखो एग्जांपल से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, इलस्ट्रेट कर देंगे बढ़िया से। खैर लॉजिक समझाना था। ठीक है, एग्जांपल देख लें किसकी। देखो अब जैसे थ्योरम को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले रहा हूँ h ऑफ x। h ऑफ x है मेरा sin x², और मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि क्या ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, मुझे चेक करना है। देखो सबसे पहले तो मुझे पता है इसमें ना दो फंक्शंस हैं, ये दो फंक्शंस की कंपोजिशन लग रही है मुझे। कैसे? देखो मैंने तो sin x सुना, sin x² कैसे होगा? यानी कि एक फंक्शन जो इसमें वो तो sin x है, एक फंक्शन इसमें sin x है, वो तो साफ साफ दिख रहा है। और जो दूसरा फंक्शन है जिसको मैं f ऑफ x बोल देता हूँ अपना, जो मेरा दूसरा फंक्शन होगा वो मेरा क्या होगा? इसमें दूसरा वाला फंक्शन कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, चलो पहले वाले को f ऑफ x बोल लो। ठीक है, एक फंक्शन इसमें क्या है? एक फंक्शन इसमें sin x है, और दूसरा फंक्शन इसमें क्या है? दूसरा फंक्शन इसमें x²। देखो यही तो, इन दोनों के मेल से ही तो ये बना ना, ये इन दोनों की जो है, ये इन दोनों की कंपोजिशन है। एक्चुअल में मैं बोल सकता हूँ कि ये फॉग ऑफ एक्स है। देख लो आप लोग, जब आप लोग फॉग ऑफ एक्स निकालोगे ना, तो फॉग ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं हम लोग? एफ को लिखते हैं, इस वाले को हम लोग ब्रैकेट बना देते हैं और इस जी वाले को अंदर लिख देते हैं। एफ को लिखते हैं, इस वाले की ब्रैकेट बना देते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। अब ये आ गया मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखो जब तो समझो, जब तो मेरा एफ ऑफ एक्स था, यानी कि जब यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पर एक्स आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे टी लूँगा तो यहाँ पर टी आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स आएगा नहीं आएगा? यहाँ पर आ जाएगा मेरा जी ऑफ एक्स, है ना। और मुझे पता है कि जी ऑफ एक्स मेरा है किसके बराबर? x² के। तो यानी कि ये जो मुझे पता लगा कि ये जो एच ऑफ एक्स जो है, ये एक्चुअल में इसकी कंपोजिशन ही है इन दोनों फंक्शंस की। तो अब अगर कंपोजिशन है तो मुझे इसको छोड़कर इन दोनों पर अपनी ट्राई मारनी, इन दोनों का क्या लॉजिक है फिर मैं बता दूँगा। देखो थ्योरम 2 मेरे से कहती है कि अगर कोई एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन उसी की वैल्यू पर कंटिन्यूस है, तब
जो दूसरा फंक्शन होगा वो क्या होगा, यानी कि इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस होगा। फॉग हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, जो कि ये फॉग ही हमारा है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर हमारा क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, बात अपने भेजे में डाल लो, ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, जैसे इस टाइप के फंक्शन आ गए 2x - 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमेशा हमारे कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। ये तो आगे कंटिन्यूस, और हमें साइन एक्स का भी पता है कि साइन एक्स हमारा कंटिन्यूस होता है, तो यानी कि ये हमारा कंटिन्यूस होगा एक्स की हर वैल्यू के लिए, ये हमारा कंटिन्यूस होगा एक्स की हर वैल्यू के लिए, और ये हमारा कंटिन्यूस हो गया, देखो ये एक्स की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है और ये भी एक्स की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, कुछ भी वैल्यू ले कंटिन्यूस आएगा, साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूस होता है, ठीक है। एक्स की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है और ये भी एक्स की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। अगर ये हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है तो ये इस पर भी तो कंटिन्यूस होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो साइन एक्स स्क्वायर है वो मेरा एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम अपना इतना ही रखते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, जो कि हमारी किस पर बेस्ड है, कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट तो आपको आ ही गया होगा बढ़िया से ना, सिंपल एक्सरसाइज हम मजे में करेंगे, ठीक है। देखो ये थोड़ा लगा होगा, पर जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आप इतना ईजी हो जाएगा ना, पूछो मत, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।